नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर से पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव कराने और ईवीएम से निकाय चुनाव कराने की बात कही है। चुनाव का ऐलान जल्द किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम से चुनाव कराने पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं और इसमें साजिश की आशंका भी जताई है। बीजेपी कांग्रेस पर अभी से हार का बहाना ढूंढने का आरोप लगा रही है। दरअसल एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे अरसे से पंचायत चुनाव पर पेंच फंसा है। सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाने के आदेश के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस और बीजेपी ने आरक्षण पर रोक के बाद अपने स्तर पर आरक्षण देने का जुगाड़ भी बिठा लिया, क्योंकि सबसे बड़े वर्ग को कोई नाराज नहीं करना चाहता। इधर बिना आरक्षण चुनाव को लेकर ओबीसी महासभा ने भी अब मोर्चा खोल दिया है और 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान कर दिया है। तो बात चाहे ओबीसी आरक्षण की हो, पंचायत चुनाव की हो, निकाय चुनाव की हो, तमाम चीजों को लेकर के मध्य प्रदेश का सियासी पारा गर्म है और इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कह रहे हैं कि हम ओबीसी को पार्टी के अंदर अपने स्तर पर उनके कैंडिडेट्स को टिकट दे करके विद इन दी पार्टी आरक्षण लागू कर देंगे, लेकिन ओबीसी वर्ग का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। आज ओबीसी महासभा ने ग्वालियर में एक बड़ी बैठक की, जिसमें कई छोटे बड़े संगठनों ने शामिल होकर के एक सुर में कहा कि 21 मई को मध्य प्रदेश को बंद किया जाएगा और वो बीजेपी हो या कांग्रेस हर किसी से नाराज नजर आते हैं। सुनते हैं क्या कहा है राकेश सिंह लोधी ने, जो कि प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के, इस पूरे बैठक के बाद। ओबीसी रिजर्वेशन पंचायत इलेक्शन में सरकार ने खत्म किया कोर्ट के माध्यम से। उसके विरोध में कि हम आगे की रणनीति ये बनी है कि 21 मई को हम मध्य प्रदेश बंद करेंगे। आक्रोश में आधी आबादी को सरकार ने और कोर्ट के माध्यम से जो कॉलेजियम सिस्टम से जज बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं। तो ओबीसी नेता नाराज हैं, ओबीसी वर्ग नाराज है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है और हर कोई अपने आप को ओबीसी का हितैषी बता रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के ये जो बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भले ही ओबीसी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन सियासत जो है वो कह रही है कि हम आपके साथ हैं। सुनिए। पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से कराना धन्यवाद, लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के, ये भी बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। यदि भाजपा वाले तुम ईमानदार हो, जो इस समय पूरे संपूर्ण देश में चल रहा है ईवीएम मशीन के खिलाफ, यदि तुम ईमानदार हो तो मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दो। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह तुमने यूपी पे ईवीएम के जरिए कब्जा किया, कई राज्यों में देश में तुमने ईवीएम के माध्यम से कब्जा किया है। तुम ईमानदार हो तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करा के दिखा दो। जब चुनाव हार जाते हैं ये कांग्रेस के लोग, फिर उनको आरोप लगाने को ये मुद्दा मिल जाता है। देखो, हमने कहा था साहब, अगर बैलेट पेपर से हो जाते तो ये फर्जीवाड़ा नहीं होता। ये सब कहने की बात है, फर्जीवाड़ा किसी में नहीं होता। जनता चुनती है, जनता वोट देती है, और जनता जब कह रही है, चिल्ला रही है, चौराहे चौराहे पे बोल रही है, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता कि जनता किसके पक्ष में है। अरे चाहे आप बैलेट पेपर से करा लो, चाहे ईवीएम से करा लो, लेकिन सरकार थोड़ी कराई, ये निर्वाचन आयोग का फैसला है। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें अध्यक्ष जी, पूरी तरह से हम तैयार हैं। अब कोई कसर छोड़नी नहीं है, आज से तैयारी जारी। हम तो हमेशा तैयार थे, पीछे तो कांग्रेस भगी, और इसलिए जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, अभी नगरीय निकाय की और हमारे पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था पार्टी ने बना रखी है, वही व्यवस्था तत्काल काम करना प्रारंभ करेगी। तत्काल आप बैठ के करना प्रारंभ करें, नीचे तक की तैयारी प्रारंभ करें। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में
हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। और आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे आज के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल जो हैं वो बहुत सीधे हैं और जाहिर सी बात है, आ रहे हैं पंचायत और निकाय के चुनाव, रोज सेट हो रहे हैं सियासी दांव। कांग्रेस बोली धांधली की कोशिश, चुनाव जीतने की है साजिश। ओबीसी को लेकर सरकार, विपक्ष में रार, पिछड़ा वर्ग में बड़े आंदोलन की हुंकार। ईवीएम में चुनाव की आहट, शुरू हुई बैलेट बनाम ईवीएम की किटकिट। जी हां, ईवीएम और बैलेट, इसे लेकर के एक बार फिर विवाद छिड़ गया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हम आप सीधे सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र जी, स्वागत करता हूं आपका, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता विधायक केपी त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। केपी त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हमने महेंद्र सिंह लोधी जी, सदस्य कोर कमेटी ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश, उन्हें भी आमंत्रित किया है। महेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बड़ी एक बैठक हुई है ग्वालियर में ओबीसी महासभा की, उनसे भी उस पर बातचीत करेंगे। और आज दिल्ली से हमने आमंत्रित किया है प्रेम कुमार जी को, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका भी। शुरुआत में प्रेम जी आपसे ही करता हूं, मुझे ये बताइए कि अब ये एक बार फिर चुनाव आए और बैलेट और ईवीएम का मसला जो है ये एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस अपने पुराने स्टैंड पर बनी हुई है कि हमें तो बैलेट से ही चुनाव चाहिए। अब बीजेपी कह रही कि देखिए हार का बहाना पहले ही ढूंढ लेते हैं ये लोग। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए अभिलाष जी, अभी जो मध्य प्रदेश में स्थिति बन रही है कि एक चुनाव ईवीएम से होंगे और एक चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, तो ये निर्वाचन आयोग की एक व्यवस्था है कि उनके पास ईवीएम नहीं है या कम संख्या में है। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस नीतिगत बात कह रही है कि ईवीएम से उनको चुनाव नहीं चाहिए। तो प्रश्न ये है कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, इसके लिए कांग्रेस ने पूरे देश में अब तक क्या किया है? क्या मध्य प्रदेश में ही केवल ईवीएम में चुनाव नहीं चाहिए? दूसरे प्रदेशों में तो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में आप शामिल भी होते हैं और चुनाव के बाद फिर जब कहीं दूसरा चुनाव आता है तो कहते हैं कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। तो अगर ईवीएम से चुनाव इतना डिफेक्टिव है, रिजल्ट इतना खराब है जिसको हैक किया जा सकता है, तो इस चुनाव नीति और रणनीति क्या होगी? नीति तो समझ में आती है कि आप इससे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन रणनीति क्या है कि ईवीएम से चुनाव न हो? इस मामले में कांग्रेस उलझी हुई नजर आती है, कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिखती है। बिल्कुल। तो मैं आता हूं सीधे भूपेंद्र जी आपके पास। स्पष्ट रणनीति, भूपेंद्र जी देखिए, विरोध तो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मंशा नहीं है कि ईवीएम से चुनाव हो, भरोसा नहीं है, लेकिन ना हो सिर्फ ये मांग कर सकती है कांग्रेस या कुछ और भी किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है भूपेंद्र जी? हम तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में उतरेंगे। आज जो ये प्रदेश को और देश को जो समझने का विषय है वो ये है कि ये परिस्थिति में हम जहां पर पहुंचे हैं, ये परिस्थिति आई कहां से? ये तो पहले दिन से विरोधी हैं ओबीसी के। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1990 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1990 में आयोग का गठन किया, मंडल आयोग का। जैसे ही मंडल आयोग का गठन किया, जनसंघ के जो घटक थे उस पर जनता पार्टी की सरकार के अंदर, उन्होंने जो है दोहरी सदस्यता के नाम पर मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी। इसके बाद बीपी सिंह की सरकार में ये शामिल हुए। जब बीपी सिंह की सरकार बनी और उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया, जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए, तो इन्होंने कमंडल के नाम पर बीपी सिंह की सरकार गिरा दी। और जब तीसरी बार 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया, तो सौदा करके इन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का और जनसंघ के लोगों का और आरएसएस के ये छोटा सा इतिहास है। और इतिहास में ये 3 सरकारें गिरा चुके हैं और दावा करते हैं कि ये बहुत ही बड़े महान देना चाहते हैं। 12,000 करोड़ की आपने ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक कर रखी। किस मुंह से आप ये बातें करते हैं? लाखों बच्चों को जो है आपने तरसाया 2-2, 3-3 साल तक। उसके बाद उनकी जो है आपने छात्रवृत्ति नहीं दी, आपने उनके जो है बाकी वजीफे नहीं दिए, आपने उनकी फीस के एडजस्टमेंट नहीं करे। आप एक काम बताएं जो आपने जो है उनके हित में किया हो। आज आरएसएस जब खुलकर कहती है कि संविधान को बदल दो, आरक्षण नहीं चाहिए, आप उस लाइन पर देश को किसी न किसी बहाने से ले जाना चाहते हैं। तो आप लैब टेस्ट कर रहे हैं कि क्या रिएक्शन होती है देश में अगर हम जो है आरक्षण खा जाएंगे।
और उस लैब टेस्ट में आप जो है जनता को मोहरा बना रहे हैं। ये चुनाव सामने, इस चुनाव में हम उतरने के तैयार हैं, लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, आप जितनी भी बेईमानी करो, लेकिन उस बेईमानी से हम लड़ने से थोड़ी पीछे हट रहे हैं। और सवाल साफ है कि आप जो है देश की आधी आबादी के साथ धोखा कर रहे हैं और 1990 से धोखा कर रहे हैं। मैंने आपको इतिहास बताया। ठीक है सर। केपी त्रिपाठी जी बड़े गंभीर आरोप भूपेंद्र जी लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ओबीसी को लेकर के एक तरफ सीएम शिवराज जी कहते हैं कि महाविजय के संकल्प का शंखनाद हमें करना है, चुनाव भी लड़ेंगे और ओबीसी के हक की लड़ाई कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसको लेकर के क्या कह रहे हैं आप? और जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जब जब ओबीसी समर्थन करने वाली सरकारें आती हैं, बीजेपी उन सरकारों को गिरा देती है, ये कहा जा रहा है। जरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछिए कि जब आज पंचायत राज के चुनाव प्रारंभ हो गए थे तो कौन जाके सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को ख़त्म कराने का पाप, महापाप किस दल के नेता ने किया था? विवेक तनखा जी किस दल के नेता हैं? जरा ये भी साफ कर देंगे तो इनके आरोप लगाने की बातें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक पिछड़ा वर्ग के लोगों की बातों का सवाल है, तीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जो भी पिछड़ा वर्ग से हुए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करती है। और जहां तक पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, ये यदि इन्होंने अपने महाधिवक्ता को हाई कोर्ट में खड़ा करने का काम भी किया होता तो उस समय आज जो ये परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां नहीं आती। इन्होंने सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का, देश को विभाजित करने के लिए, प्रदेश में एक अशांति का वातावरण फैलाने के लिए लगातार वर्ग आधारित राजनीति का शिगुफा कांग्रेस पार्टी बीच बीच में छोड़ती रहती है। इनकी बातों पर कोई ठोस धरातल नहीं है। जिस प्रकार से ये कहीं ईवीएम का रोना रोते हैं, जहां चुनाव जीतते हैं वहां ईवीएम भूल जाते हैं, जहां हारते हैं वहां ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये बताना चाहता हूं कि ये जो तरीका है, ये तरीका कोई अब आपको रसातल की ओर लगातार ले जाने से ये तरीका रोकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। इसलिए आप ये जो राजनीति जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके जो चुनाव हो रहे थे उसको रुकवाने का काम, और आज जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में चुनाव की बनी हैं, उसकी जिम्मेदार यदि कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, पिछड़ा वर्ग को नुकसान करने वाली पार्टी। ठीक है। महेंद्र जी मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी कह रही कि हम ओबीसी के हितैषी हैं, कांग्रेस कह रही कि ओबीसी के लिए सब कुछ हमने किया, तो ओबीसी महासभा फिर परेशान क्यों है और वो 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर क्यों रही है? जब दोनों पार्टियां आपके साथ हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट से लेकर सड़क तक हम आपके लिए लड़ेंगे, फिर कहां दिक्कत है? ओबीसी विरोधी है, आप समझिए बात को। जब कमलनाथ जी की सरकार ने 70% आरक्षण दिया तो उसको कोर्ट में छोड़ दिया है और ना ही उसमें पैरवी की थी। ये मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ। ऐसे ही अभी आप देखिए, जब ये चुनाव होने वाले थे तो ये दोबारा से जब कोर्ट में ये कह रहे हैं ना कि विवेक तनखा को तो पनिश सीमंस को लेके वहां मामला गया था, वहां मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा। ये जो झूठ बोलते हैं ना बीजेपी के लोग, मुझे बड़ा दर्द होता है कि आप लोग इतने बड़े मंच पे बैठ के, इतनी बड़ी पार्टी होके आप लोग ऐसे झूठ बोलते हो कि वो चलेगा इसलिए ओबीसी का स्टे लग गया। वहां स्टे नहीं लगा है, वहां स्टे तो सिर्फ जो महाराष्ट्र की जो याचिका थी उसके कारण इन लोगों ने लगा लिया, क्योंकि जो सिस्टम, जो कोलेजियम सिस्टम से जो बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं समाजों के लोग वहां जाते हैं केस लेके और उसी समाज के लोग हमारे खिलाफ है याचिका में स्टे दे देते हैं। अब बात आती है, ये इनका कहना है बीजेपी का कि हम देंगे। आप बताइए, कल कमलनाथ जी ने ही बोला कि हम 27% देंगे। कैसे देंगे आप, जब संविधान में 243 घ में ओबीसी को पंचायत में रिजर्वेशन है और 243 नाम में मतलब नगरीय निकाय में चुनाव में है, तो आपने तो, बीजेपी ने तो उसको भी खत्म कर दिया जो संविधान में निहित था। तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को बात करते रहते हैं। मैं तो आपसे भी पूछना चाहता हूं सर कि आप बताइए, ये जो कह रहे हैं किस नियम के अंतर्गत कह रहे हैं?
कि हम ओबीसी को, जैसे बीडी शर्मा जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पद पे होने के बाद कह रहे हैं कि हम अच्छे ओबीसी को देंगे और 27% से ज्यादा भी देंगे। तो ओबीसी में भी अच्छे और बुरे ओबीसी भी तुमने बना दिए। मध्य प्रदेश में 58% ओबीसी समाज रहता है, आप उसको इस कदर गुमराह करके चलेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये पार्टियां भी खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि पूरा देश में आधी आबादी ओबीसी की है और मध्य प्रदेश में 58% है। मैं तो कहना चाहता हूं सरकार से, आप बताइए आपने कैसे 48% का डाटा बना लिया, जब खुद की सरकार आपकी जबलपुर हाई कोर्ट में रखती है कि हमने 50.9% ओबीसी समाज मध्य प्रदेश में है, तो आपने जब पुनः गणना करी तो 48% पे ले आए। अरे भाई, यही ओबीसी समाज है जो अनपढ़ रहा है, उतना शिक्षित नहीं रहा है, इसके परिवार का तो ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं और जो सवर्ण समाज है उनमें तो कम बच्चे पैदा हुए हैं, तो हमारी संख्या बढ़ी कि उनकी संख्या बढ़ी? तो ये जिस कदर जो बात करते हैं कि कम संख्या हो गई, ये झूठा है बिल्कुल सीधा। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किसी भी रिजर्वेशन को लेकर के जो कमिटमेंट होता है वो वर्ग के उत्थान के नाम पर होता है, लेकिन पार्टियां जब टिकटों के वितरण को कह रही हैं कि अब हम पार्टी के अंदर जातिगत आरक्षण की व्यवस्था लागू करेंगे, पहले कांग्रेस ने कहा हम 27% देंगे, बीजेपी ने कहा हम 27% से ज्यादा देंगे, कांग्रेस ने रेक्टिफाई करके कहा कि 27% मिनिमम है, इससे ज्यादा दे देंगे, जबकि आज बीएसपी ने कह दिया कि हम 50% से ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट्स को टिकट दे देंगे। हकीकत यह है, अगर हम पुराने कोई आंकड़े निकालें प्रेम जी, तो मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इनके अगर हम कैंडिडेट्स उठा के देख लेंगे विधानसभा के, लोकसभा के, तो ये आराम से 27% से ज्यादा वैसे टिकट देते हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा एक हैवॉक क्रिएट किया जा रहा है बस? क्योंकि ये बहुत आसान है, 27% से ज्यादा टिकट तो वैसे ही मिलेंगे जब 50% की आबादी होगी प्रदेश में लोगों की। तो बिल्कुल अभिलाष जी, आपने अभी जो बात कही आखिर में वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन सारे तामझाम को छोड़ दीजिए कौन पार्टी क्या कह रही है, और वो जो टिकट देते हैं केवल उनकी संख्या को जाति हिसाब से, वर्ग हिसाब से निकाल लीजिए, तो वो 27% ऑलरेडी टिकट देते हैं, उससे ज्यादा देते हैं। तो अब प्रश्न है कि जो सारी पार्टियां अचानक चुनाव के समय में ओबीसी को रिझाने के लिए कि हम हितैषी हैं तो हम हितैषी हैं, वो कंपटीशन में जो लगी हैं, उसमें सिर्फ एक सवाल से वो एक्सपोज हो जाते हैं कि आखिर संवैधानिक रूप से इनको आरक्षण मिले, इसके लिए आपने क्या किया सरकार में रहते हुए, चाहे कांग्रेस सरकार में रहते हुए या बीजेपी सरकार में रहते हुए, उन्होंने क्या किया कि ओबीसी को आरक्षण मिल सके। देखिए, हर 3 में से दूसरा व्यक्ति मध्य प्रदेश में ओबीसी का है। अगर ओबीसी अपने आप में ही यूनिटी करके ठान बैठे कि जो ओबीसी कैंडिडेट देगा हम उसको ही जिताएंगे, तब भी वो लगभग आधी सीटों पर जीतकर आ सकता है। तो प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में आपने इसको पारित करने के लिए क्या किया, संकल्प लाया नहीं लाया, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने, आपके पास संसद भी है, विधानसभा भी है, संविधान संशोधन का रास्ता भी है, इनमें से कोई रास्ता हम अख्तियार नहीं करते हैं और सिर्फ चुनाव के समय में आकर कहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ गॉसिप है, कोई पहल नहीं है। ठीक है। अच्छा भूपेंद्र जी, ये सवाल देखिए जो बीजेपी पर आज उठ रहा है, उठ खड़ा हो रहा है, जो कांग्रेस पूछ रही है, ये कमलनाथ जी के समय में जब आपने 27% आरक्षण दिया था तब भी था कि 27% आरक्षण सरकार की मंशा होना अलग बात है, लेकिन कोर्ट में जब हम इसको लेकर जाते हैं तो वहां पर क्वांटिफिएबल डाटा चाहिए था, जो कांग्रेस नहीं दे पाई, जिसकी वजह से स्टे हो गया। बीजेपी ने भी वैसे ही ऐलान कर दिया, वहां पर भी 3 टेस्ट पास किया हो, क्वांटिफिएबल डाटा देना था, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट मांगता रहा, नहीं मिल पाया, कोर्ट ने उसे रोक दिया। तो मुझे ये बताइए सर कि जो पॉलिटिकल विल है उसे आपको कानूनी अमली जामा अगर पहनाना है, तो क्या वहां पर चूक बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हो गई है? खुले दिल से क्या स्वीकार करेंगे दोनों दल ये बात? झूठ कोई क्यों स्वीकार करे जी? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 14% आरक्षण किसने दिया? उसके ऊपर तो 3 चुनाव हो चुके। महाजन आयोग किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। 14% रिजर्वेशन किसने दी थी? कांग्रेस ने दी थी। और उसके आधार पर 3 चुनाव हुए इस प्रदेश में। हमने 14% को बढ़ाकर जब 27% किया दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, तब भी अदालत कौन गया था? बीजेपी गई थी। ये अपना चेहरा क्यों नहीं देखते आईने में पलट के? कि इतिहास में जब जब सामाजिक न्याय को एक्सटेंड करने की बात हुई है, हर बार ये अदालत गए और इन्होंने धोखा किया। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे विद्वान साथी यहाँ विधायक जी बैठे हुए, ये बता दें
कि जो है जब ओबीसी के हितों का सवाल आता है, आप बताइए कि कोर्ट ने कहा था कि एक परीक्षा के परिणाम आप होल्ड कर दिए, आपने सारी परीक्षाओं के परिणाम होल्ड क्यों कर दिए? नाम लिखा था उन्होंने कि इस परीक्षा के रिजल्ट होल्ड कर दीजिए, आपने लोगों का चयन रोक दिया। और जब जो है उसके बाद जब कोर्ट ने ये कहा आपने सारी परीक्षाओं के परिणाम रोक दिए, लोगों के चयनित हुए उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही, आपने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी, आपने कोई एक काम इतने गुनाह किए हैं आपने वंचितों के साथ, जिन गुनाहों की जो है आप रेखाएं गिन नहीं सकते। ठीक। और मैं सहमत हूं महेंद्र सिंह जी की बात से, और धूमल जी की, प्रेम कुमार जी की चिंता भी जायज है, लेकिन आप ये गलत, ये दुष्प्रचार है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने ही किया। ये बताएं 14% आरक्षण किसने दिया? महेंद्र कुमार जी बताएं, त्रिपाठी जी बताएं। ठीक है। महाजन आयोग किसने बनाया? महाजन आयोग ने जो है जातिगत गणना की, उस गणना का आधार आपके पास मौजूद है। ठीक है, हमारी सरकार ने गणना कराई थी। ठीक है त्रिपाठी जी, कांग्रेस ने जो है ये त्रिपाठी जी देखिए, जब कमलनाथ जी की सरकार गई तो कांग्रेस कहती है कि इन्होंने अपना महाधिवक्ता हाईकोर्ट में खड़ा नहीं किया, उस वजह से स्टे मिल गया। आपके पास तो बहुत मौका था, सरकार चाहती तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में निकाल कर ले जाती। अब आप समझ रहे हैं ना कि तकनीकी पहलू बहुत अलग होते हैं त्रिपाठी जी। कोर्ट के बाहर बात करना और कोर्ट के अंदर बात करने के लिए बहुत तैयारियां लगती हैं। तो आपको लगता है कि तैयारियों में कमी रह गई क्या त्रिपाठी जी कहीं? जहां इनके महाधिवक्ता को कोर्ट का आदेश समझने में 15 महीने जहां लग तक गए। ये सवाल है, भूपेंद्र जी ने यह कहा कि जब 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में गई थी। ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी कभी कोर्ट में नहीं गई। अरे सर, जब हमारे चुनाव हो रहे थे पंचायत राज के, तो कोर्ट में जाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। ठीक है, महेंद्र सिंह जी मैं तो ओबीसी ने कहा कि महाराष्ट्र के आधार पर ज्वाइंट बेंच में जाने के कारण ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया मध्य प्रदेश पे भी लागू हो गया। तो इस तरह के अनर्गल और झूठे बातें करके कांग्रेस गुमराह करने का काम लगातार करती रही। जब मंडल कमीशन की जो बात कर रहे हैं, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। थोड़ा सच बोलना चाहिए। मैं भूपेंद्र जी को करेक्ट करना चाहता हूं कि मंडल कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, आपको जानकारी नहीं है। देखिए महेंद्र सिंह जी, आप अपनी बारी का इंतजार करें। नहीं भूपेंद्र जी एक मिनट, भूपेंद्र जी एक मिनट, भूपेंद्र जी एक मिनट, महेंद्र के प्रवक्ता की तरह भूपेंद्र जी एक मिनट, जरा एक बार केपी जी बोल लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र जी प्लीज, जी बोलिए केपी त्रिपाठी जी। और जब 27% आरक्षण देने की कांग्रेस बात कर रही थी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इनकी मंशा पर सवाल उठाए थे। और आरक्षण के बाद इनकी 4 महीने तक सरकार रही, और 4 महीने तक ये बताएं कि क्यों इन्होंने महाधिवक्ता खड़ा करने का काम नहीं किया। और जब भाजपा की सरकार बनी कोरोना लग गया, उसके बाद तत्काल फैसले आने चालू हो गए उसके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी को जैसे इसके बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं महेंद्र जी के पास आऊंगा। हम तो 3-3 मुख्यमंत्री देके बैठे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग के देने का काम किया है। ठीक है महेंद्र जी, मध्य प्रदेश का मुखिया बनाने का काम किया। महेंद्र जी मुझे ये बताइए कि क्या अब जो 14% की बात भूपेंद्र जी कर रहे हैं, हाँ, हमारी सरकार रहते हुए पंचायत के चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, हमने कंटिन्यू रखा 14%। जहां तक 27% का बात है, वहां पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम कुमार जी स्पष्ट बात कर रहे थे कि थोड़ा का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल समस्या भी है 27% आरक्षण करने में। तो उस पर भी हमको बात करना चाहिए, उस पर भी हमको काम करना चाहिए, और तब जाके हम इस काम को 27% आरक्षण को ओबीसी के तब हम लागू करा पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी के हितों को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है। हम पहले भी टिकट देते आ रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बनाते आ रहे हैं, और हम आगे भी पिछड़ा वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महेंद्र जी मुझे ये बताइए कि ना बीजेपी को आपको लगता है कि आपके साथ है, ना कांग्रेस आपके साथ है, तो फिर ओबीसी महासभा या ओबीसी वर्ग जो है वो चुनावों में जाएगा किसके साथ? इतना आरक्षण आपको दे रहे हैं और क्या चाहिए बताइए। बोल तो रहे हैं कि 27% हम दे रहे हैं, कोर्ट से रुक जा रहा है तो टिकट उतने फीसदी। इनके लोग तो आप बताओ, मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में बोल रहे थे संकल्प पत्र लाएंगे। इसके बाद भूपेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं सागर से,
वो कह रहे थे कि हम यहाँ फांसी लगा लेंगे विधानसभा में अगर हम ओबीसी को अधिकार नहीं दिला पाए तो 70% आरक्षण। और बाद में यही लोग 48% का डाटा इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं हम 35% देंगे। तभी हमें समझ में आ गया था कि बीजेपी ओबीसी को पिछड़ा वर्ग को अधिकार देना नहीं चाहती है। अब मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, आपकी सरकार सेंट्रल में, आपकी सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? कानून तो बनाना है। आपके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, जेपी नड्डा जी से मिल रहे हैं, तुषार मेहता जी से मिल रहे हैं। अरे सीधा प्रधानमंत्री से मिलो ना, जब सरकार आपकी है। तो आप गुमराह कर रहे हो बेकार में पूरी जनता को कि हम इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, अच्छे ओबीसी, बुरे ओबीसी। आप अपने गुलामों को देंगे टिकट और बाद में जो आपकी नहीं सुनेगा उसको देंगे नहीं। ठीक है, हम लोगों को ओबीसी को और ज्यादा बर्बाद करने का काम करेंगे आप अभी। और ठीक है, ठीक है। अंतिम में मैं बहुत जाते जाते एक छोटा सा कमेंट लूंगा, क्लोजिंग कमेंट। प्रेम कुमार जी, आप मुझे बताइए कि क्या पार्टी के अंदर अब जो रिजर्वेशन देने का सिस्टम मध्य प्रदेश ने पूरे देश में शुरू किया है, कल 2 ऐलान होते हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से 27% ओबीसी कैंडिडेट को टिकट, आज बीएसपी कह देती है 50% से ज्यादा कैंडिडेट को टिकट। क्या पूरे देश में यह सिस्टम फॉलो होने जा रहा है? मध्य प्रदेश ने ओबीसी आरक्षण में जातिगत आधार की चाह को नई राह दिखा दी है क्या? देखिए अभिलाष जी, क्या इन कदमों से ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क आने वाला है? यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन में फर्क तब आएगा जब उसके लिए कम से कम इतनी सीटें हैं, यानी रिजर्वेशन का जो तरीका है उससे आएगा। आप देख रहे हैं एससी को आरक्षण है, लेकिन कितनी पार्टियां आरक्षित सीटों से हट करके एससी को टिकट देती हैं? नहीं देती है। जहां पर टिकट एससी के लिए सुरक्षित है वहीं पर देती है। वैसे जब ओबीसी के लिए सुरक्षित नहीं है और सभी पार्टियां अपने अपने हिस्से से अगर उम्मीदवार लड़ा भी लेंगी, वो भी कम गंभीर उम्मीदवार जो जीतने लायक नहीं हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति ही होगा। इससे रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि सिर्फ आरक्षण से ओबीसी का भला होगा ऐसा नहीं है, टिकटों के बंटवारे से भला होगा ऐसा नहीं है, जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। लेकिन ओबीसी किसके साथ रहेगा मध्य प्रदेश में, इस पर सभी की निगाहें हैं। भूपेंद्र जी के दावे के साथ रहेगा, इतिहास के साथ रहेगा, या भविष्य में होने जा रही बीजेपी की कोशिशों के साथ रहेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव तो झांकी हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा के इलेक्शन बाकी हैं और उन्हें लेकर यह कवायद चल रही है। ओबीसी जिस तरफ जाएगा मध्य प्रदेश में सत्ता उसी को मिलेगी, तय है। अब देखते हैं कि दोनों के वादे, दोनों दलों के इरादे कितने लुभा पाते हैं ओबीसी को। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा भूपेंद्र जी आपको, केपी त्रिपाठी जी, प्रेम कुमार जी, महेंद्र जी, आप तमाम लोगों का इस डिबेट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।